Yes, hello everyone. Welcome to this session. My name is Vivek Pandey and your English educator. So, students, let us start the course of English as you know. And ये में कैसे इंग्लिश आती है, you know very well. They check your reading skill test, vocabulary as well as depth knowledge of grammar. यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग वेल। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा। आई नो वेरी वेल, जो वोकेबलरी का पोर्शन है बहुत ही डेप्थ में पूछते हैं, लाइक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये मोर देन 10 to 20 क्वेश्चन पूछते हैं। 10 to 20 क्वेश्चन आपके सिनोनिम या एंटोनिम का आता है। बाकी आपके कॉमन एयर्स, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक, क्लोथ टेस्ट, idioms and phrases, voice, narration, question tag, all of these things, reading comprehension, ये सभी 5 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड लाइक टू टेल यू द मेन टॉपिक ऑफ इंग्लिश बिकॉज योर एग्जाम इज अप्रोचिंग ऑन। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। So students, it's subject verb agreement. As you can see, the name of this topic is subject verb agreement. Means subject से verb का agreement कराना। Agreement, you know, settlement, contract, many words, you know very well. तो ये वर्ड्स होते हैं। तो ये टॉपिक हमने फर्स्टली से स्टार्ट किया है, बाय विच यू कैन कवर नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब। ये तीनों टॉपिक एक साथ मिक्स्ड करके इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है ना। इसमें सब्जेक्ट एज यू नो वेरी वेल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि व्हेन एवर यू वांट टू राइट एनी सेंटेंस यू नीड सम थिंग्स लाइक सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है कि सेंटेंस को लिखने के लिए। सब्जेक्ट इज व्हाट? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज एनी नाउन और प्रोनाउन। वेल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, मतलब जिसके बारे में कहा जाए ऑब्जेक्ट होता है, जो व्यक्ति कहते हैं सब्जेक्ट होता है। एंड यू ऑल नो वेरी वेल वर्ब। वर्ब क्या करता है? वर्ब प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश। विदाउट वर्ब नो एनी सेंटेंस कैन बी रिटन और मेड। क्या किसी वर्ब के बिना, वर्ब के आप सेंटेंस कोई लिख सकते हैं, कोई बना सकते हैं? इम्पॉसिबल है। तो वर्ब इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वर्ब अगर लर्न करते हो तो आपको बेसिक वर्ब, एडवांस वर्ब लाइक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, मॉडल्स, इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल, टेंसेस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वर्ब आपका कंप्लीट होगा। साथ में वर्ब की कुछ डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि यू नो वेरी वेल कि जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं, आपने ईडी लगा दिया। जैसे आस्क, हमने पूछा आस्क का सेकंड फॉर्म क्या होगा, आपने कह दिया आस्क्ड होगा, आस्क्ड होगा। बट जो इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं लाइक राइज, रोज, राइज एंड अराइज हो गया, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, गो, वेंट, गॉन, यू नो, जो तीनों डिफरेंट हो जाती हैं या फिर दो डिफरेंट हो जाती हैं और एक वही रहती है, तो इसको कहते हैं इरेगुलर वर्ब्स। तो जो इरेगुलर वर्ब उसकी फॉर्म्स हैं, मैंने ऑब्जर्व किया, आपका प्रीवियस पेपर एनालाइज किया है, एनडीए का पूरा पेपर, तो उसमें हमने ये पाया कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोथ टेस्ट में, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में, एज वेल एज कॉमन एयर्स में। तो एक आप नोट बनाइएगा अपने आप से, घर पर बैठो, जो बुक है आपके पास या कंटेंट है उससे, अदरवाइज आप गूगल पे भी डाल सकते हो कि फॉर्म्स ऑफ इरेगुलर वर्ब्स। डिफरेंट टाइप के आप वर्ब्स आएंगे, उनमें जो आपको ना आते हो केवल उन्हीं को नोट करो। बिकॉज टू क्वालिफाई इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ये नहीं होता कि हम ए टू जेड पूरा सीखेंगे, ये देखना होता है कि मुझे क्या नहीं आता है, उसको आपको नोट करना है और नोट करके उस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, उसका यूज करना है। तो वी नीड थ्री थिंग: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से वर्ब को, ऑब्जेक्ट को मैच करना, ये टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लाइक एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, एक्स वाई वाले जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, इन एवरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पूछेंगे ही पूछेंगे, समझ लो। सो दैट्स व्हाई ये फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टॉपिक से ही क्वेश्चन मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स। आज यू नो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट से वर्ब का क्या कराना, मैच करना। इसके बाद में कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आफ्टर दैट वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज यू नो वेरी वेल, सबसे फर्स्ट कुछ मैं नोट लिखूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट लिखूंगा और उसको आप नोट करते चलिएगा। इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट से वर्ब को क्या कराना है, एग्रीमेंट कराना, मतलब एक्शन कौन कर रहा है ये देखना है। तो सबसे पहले आप एक ट्रिक बनाओ, जब भी कोई सेंटेंस आप पढ़ोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि एक्शन को कर कौन रहा है, या इसमें वर्ब क्या है, वर्ब को कर कौन रहा है। ये एक ट्रिक आपको माइंड में रखना है। जैसे हमने कहा माई स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, माई स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। अब आप क्वेश्चन करो, लर्न कर रहे हैं, कौन कर रहा है, क्वेश्चन करो, हु, हो जाएगा माई स्टूडेंट्स। तो माई स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ओ, और माई स्टूडेंट्स अब आपको देखना पड़ेगा, यू नो वेरी वेल, नाउन में पढ़ा होगा सिंगुलर एंड प्लुरल होते हैं, सिमिलरली प्रोनाउन में सिंगुलर एंड
प्लरल होते हैं, राइट? तो जैसा आपका सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब लगाना पड़ता है। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, राइट? तो ये कोड लिख दे रहा हूं। इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज सिंगुलर, लाइक प्रोनाउन में ही सी इट को सिंगुलर कहते हैं, आई वी और यू दे को प्लरल कहते हैं। एंड नाउन में फ्रेंड्स यू नो वेरी वेल, नाउन में बहुत सारी नाउन्स हैं जो सिंगुलर प्लरल होती हैं, जो एक है सिंगुलर, कई सारी हैं प्लरल। डिफरेंट टाइप के आप नाउन्स होते हैं जो कि नाउन चैप्टर में आपको बताए जाएंगे। तो सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, यू मस्ट मैच द सिंगुलर वर्ब विद इट। सिंगुलर वर्ब कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जस्ट लाइक इज है, वाज है, हैज है, एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस है। यू नो, एस आई एस जोड़ने पर ही हो जाता है सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर ये बुक में नहीं लिखा होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए कि इजी हो जाए। जैसे कहते हो ही गो टू स्कूल कहते हो, या ही गोज टू स्कूल, ही कहते हो तो ही गोज कहते हो, यू कहते हो गो कहते हो, ही वांट्स टू गो, यू वांट टू गो। दैट्स व्हाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर बनेगी। वाइल नाउन में एस एस जोड़ते हो तो प्लुरल बन जाती है, जैसे लाइक बुक का बुक्स, पेन का पेन्स, राइट? Okay, similarly, if your subject is plural, if your subject is plural, just like I, we, you, they है, and noun कोई boys है, children है, books हैं, तो your verb will be plural। ये भी क्या हो जाएगी? प्लरल हो जाएगी। वर्ब भी प्लरल करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंगुलर लिख दीजिएगा, वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। तो प्लरल वर्ब कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? आई वुड लाइक टू टेल यू आर, वर्ब, हैव, एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म द मेन वर्ब, these are called plural verbs। तो जनरली कॉमन एयर्स के क्वेश्चन उठा के देखिए प्रीवियस ईयर पेपर, इफ यू चेक यू विल फाइंड इज को आर में बदलो, आर को इज में बदलो, वाज को वर्ब में, वर्ब को वाज में, हैज को हैव में, हैव को हैज में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाओ या हटाओ, यही तो करना आता है। जादू है बिल्कुल, बस एक बार इफ यू मेक अ माइंड दिस थिंग वेल, एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू, एवरीथिंग विल बी हैंडी, राइट? जैसे आप खुद ही देखो, जैसे एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा my students, my students is learning English, learning English together, learning English together, you all know very well। अब चलिए सेंटेंस की सर्जरी करते हैं। क्या सर्जरी करना है? आपने सब्जेक्ट से वर्ब को मैच करना है, तो इसमें वर्ब क्या हो रहा है? लर्निंग हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पकड़ना है आपको? वर्ब पकड़ना है। तो इज लर्निंग, ये लोग लर्न कर रहे हैं। कौन लर्न कर रहा है? स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं। सो भाई स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब एक बात और ध्यान रखना है, अगर किसी नाउन के पहले माई, हिज, हर या ए एन द लगा है तो ये पूरा पोर्शन सब्जेक्ट का होगा। तो माई स्टूडेंट्स क्या होगा फ्रेंड? ये हो गया सब्जेक्ट। अब बताओ सिंगुलर है प्लरल है? यू ऑल नो वेरी वेल, ये तो प्लरल है भाई। अगर ये प्लरल है तो ये वर्ब भी प्लरल होनी चाहिए। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? यू ऑल नो वेरी वेल, ये पूरा पोर्शन वर्ब का कहलाएगा। इसको कहेंगे मेन वर्ब, इट इज कॉल्ड मेन वर्ब, व्हाइल इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इज, अमार, वाज पर, हैज, हैव, हैड को कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो जब हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आ रहा होगा स्टूडेंट, तो क्या करोगे? ओनली हेल्पिंग वर्ब में चेंज करेंगे, मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं करेंगे। तो माय स्टूडेंट इज प्लरल, दैट्स व्हाई इट शुड बी आर। यू नो वेरी वेल, आर प्लरल वर्ब होता है, ये सिंगुलर होता है। तो ये होता करेक्शन। अगर ये ए बी सी पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, पूछा जाए इसमें कॉमन एरर बताइए, तो आप क्या कर दोगे? इसका प्लेस पर आर कर दोगे। हैव यू अंडरस्टूड? समझ गए? अंडरस्टूड? तो आई होप ऐसा आपको करना है। अब हमने कहा he want to he want to qualify the NDA exam in her first attempt। इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करना चाहती है। तो कैन यू मेक दिस सेंटेंस करेक्ट? व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम इन दिस सेंटेंस? कैन यू गेस? तो बताओ स्टूडेंट्स, इसमें क्या है? सब्जेक्ट। अगर आपसे सब्जेक्ट पूछा जाए, विल से सी विल बी अ सब्जेक्ट हियर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, है ना? अब बताओ शी सिंगुलर होता है, प्लरल होता है, तो आप कहोगे शी एक गर्ल का नाम होता है, दैट्स व्हाई ये क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर भाई ये सिंगुलर, तो इसमें वर्ब क्या है? वांट टू क्वालिफाई पूरा वर्ब, भाई ये है मेन वर्ब, और टू क्वालिफाई एक इन्फिनिटिव होता है जिसको इसका कॉम्प्लीमेंट पूरक कहा जाता है। तो वांट टू क्वालिफाई हो गया वर्ब, द इंडिया एग्जाम ऑब्जेक्ट हो गया, इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, राइट? तो ये हो गया भाई वर्ब। अब मेन वर्ब आइए, यू नो वेरी वेल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताओ, सिंगुलर होती है प्लुरल होती है? व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? इफ यू ऐड एस और एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, इट विल बी कॉल्ड सिंगुलर वर्ब।
And if you don't add s or es in the first form of any verb, it will be called a plural verb, right? नाउन में एसएस, देखो ध्यान देना, डिफरेंस समझना है। नाउन में एसएस जोड़ने पर नाउन प्लरल बनती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसएस जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर बनती है भाई। तो क्या हो जाएगा, सी वांट, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट्स वाई इसको सिंगुलर बनाने के लिए विल हैव टू ऐड एस इन इट। तो ये हो जाएगा सी वांट्स टू क्वालिफाई द एग्जाम इन हर फर्स्ट अटेम्प्ट। हैव यू अंडरस्टूड? अब ये न्यूज़पेपर पढ़ें, डेली मैगजीन्स पढ़ें, आपके पीवाईक्यूज जो हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, उन्हीं में देखें, चेक करें इसे, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, सब आपके साथ में अच्छा हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो ऐसे आप साथ में नोट बनाते रहिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद में क्वेश्चन बताऊं तो वहां पर इसको क्वेश्चंस कैसे प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं उनको करवाऊंगा, वहां पर आपको बताना है। हैव यू अंडरस्टूड? तो कुड आई गो अहेड? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। नोटेड? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो इसी के साथ में फ्रेंड है आई। आई को सिंगुलर भी मानते हैं, प्लुरल मानते हैं। ध्यान रखना, जब आई के साथ में एम लगाते हैं तो यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, यू हैव ऑलरेडी लर्नड कि एम के साथ में वर्ब की आंजी फॉर्म लगती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और वाज के साथ में आंजी लगती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो जब मैं ऐसा, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं तो आई एम रीडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था तो आई वाज रीडिंग इंग्लिश, राइट? केवल इतना ध्यान देना है। बाकी केसेस में आई को प्लरल मानोगे। क्यों मानोगे? बिकॉज जब आप कुछ करते हो, किसी दूसरे से बताते हो, हमने पूछा हैव यू रिटन, तो यस आई हैव रिटन। सो इस कन्वर्सेशन में दो लोग शामिल हो गए, है ना? जब कन्वर्सेशन में दो लोग शामिल हो जाते हैं तब इसको प्लुरल मानता है। तो यानी ओनली कंटीन्यूअस में सिंगुलर माना जाएगा, बाकी रिमेनिंग वर्ब्स जो होंगी इनके साथ में प्लुरल मानी जाएंगी फ्रेंड्स। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैव आएगी, बस ये आपको ध्यान देना है। समझ जाओगे? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं पर लिखा है आई वर मेकिंग अ पोस्टर, और मेकिंग, बस इतना ही से कर देते हैं, आवर मेकिंग अ पोस्टर। व्हाट यू नो यहाँ पर वर्क का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि मैं खुद ही कर रहा था। आवाज मेकिंग पोस्टर जब कंटिन्यूअस में होता है तो सिंगुलर माना जाता है। अगर ऐसा कोई लिखा है आई हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, राइट? व्हाट डू थिंक? आई हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, यू नो जब किसी बता रहे हो तो यहाँ हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑलरेडी एडवर्ब हो जाएगा, कंप्लीटेड हैज हैव हैड के बाद में यू नो वेरी वेल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो दैट्स वाई क्या कर देंगे बच्चों इसको, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। हैव यू अंडरस्टूड? इस तरह से हो जाएगा। अब आई वांट्स टू गो होगा, आई वांट टू गो होगा, यू विल से आई वांट टू गो होगा, राइट? तो इस तरह से इसको मानेंगे हम, सिंगुलर प्लुरल इसमें चेक करेंगे। बाकी वर्ब में आपको सिंगुलर प्लुरल नहीं चेक करना है। इफ यू वांट यू कैन नोट, अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, हैड आ जाए, या फिर जितने मॉडल्स होते हैं, मॉडल वर्ब बोलते हैं, मॉडल्स कह सकते हो साथ में, जस्ट लाइक शैल, शुड, विल वुड, मे माइट, कैन कुड, मस्ट, ट्राई टू, डेयर टू, नीड टू भी होते हैं। तो इनमें नो सिंगुलर प्लुरल विल बी चेक्ड, नो सिंगुलर प्लुरल विल बी चेक्ड, नो सिंगुलर और प्लुरल विल बी चेक्ड। ये सबके साथ में आ जाएंगे फ्रेंड्स। हो गया ना क्लियर? ये बुक वाले अंदाज में नहीं चलना है, ये आपके प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के चलेंगे हम ग्रामर में, बाय विच एवरीवन कैन अंडरस्टैंड वेल, सभी लोग अच्छे से समझ सकें, एंड मेक अ गुड यूज इन देयर एग्जाम, सब लोग अपने एग्जाम में अच्छा यूज कर सकें। तो ये आप फॉलो करिए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट से ही निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। हैव यू अंडरस्टूड? तो आगे बढ़ते हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स और बता देते हैं, फिर इस पर प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। नेक्स्ट नोट में कर लो फ्रेंड्स, कि अगर सेंटेंस में कहीं पर आ गया है ईच, एवरी, इसको बोलते हैं ऐसे आइदर, आइदर या ईदर भी दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, और नाइदर और नीदर, एवरीवन, एवरीबडी,
everybody, someone, somebody, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, anyone, anybody, राइट? इस तरह के वर्ड्स आ गए फ्रेंड्स, यहां तक कि वन भी आ जाए, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक? ईच, एवरी, आदर, नादर, ईच मतलब होता है प्रत्येक, एवरी होता है हर एक, आदर मीन्स होता है दो में से कोई एक, नादर मीन्स दो में से एक भी नहीं, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन मतलब कोई एक, सब का मतलब कोई और वन मतलब एक होता है। तो इन सब का मतलब होता है या तो प्रत्येक, या तो हर एक, या एक एक। कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक एक हमेशा होंगे, जब भी ये सेंटेंस में नजर आ जाएंगे आपको क्या करना है, ये एक एक का भाव देंगे, एक एक की बात करेंगे। अगर ये वर्ड्स एक एक की बात करें तो आफ्टर दीज वर्ड्स योर सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर, एंड इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, आपकी वर्ब भी सिंगुलर आ जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड? सब कुछ सिंगुलर, और सिंपली समझ लो आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपको वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए पूछा जाता है, बस सिंगुलर कर दो, एवरीथिंग विल बी फाइन। समझ गए? बट देयर इज अ कंडीशन, कुछ कंडीशन से इसका ध्यान रखना है। जैसे वन मतलब होता है एक, हमने कहा एक प्लेयर ने अच्छा खेला, तो वन प्लेयर हैज प्लेड वेल, यू विल से वन प्लेयर हैज प्लेड वेल। अब अगर हमने कहा इनमें से एक प्लेयर ने अच्छा खेला, तो इन दिस केस वी विल हैव टू से वन ऑफ द प्लेयर्स हैज प्लेड वेल टुडे, वन ऑफ द लगाना पड़ेगा। तो आई मीन टू से कि जब भी इनके साथ में ऑफ लग जाए, जस्ट लाइक ईच ऑफ हो जाए, नाइदर या नीदर बोलते हैं इसको, नाइदर ऑफ हो जाए, वन ऑफ हो जाए, राइट? तो आफ्टर दीज वर्ड्स योर सब्जेक्ट जो होगा नाउन या प्रोनाउन ये प्लरल हो जाएगा फ्रेंड्स, बट योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, लेकिन वर्ब हर केस में सिंगुलर रहेगी, मेक अ माइंड दिस थिंग। कुल मिला के कहने का मतलब है, जब भी ये कीवर्ड्स कहीं ईच एवरी वाले वर्ड दिखाई भी पड़ जाएं, कॉमन एयर में, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में, फिल इन द ब्लैंक, क्लोज टेस्ट में, हमेशा वर्ब कैसी रहेगी आपकी, सिंगुलर ही रहेगी, कभी भी प्लरल नहीं होगी। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, एवरी के साथ में भाई ऑफ नहीं आएगा। एवरी ऑफ क्या होता है, ये रॉन्ग होता है। एवरी जहां कहीं भी आता है ना, एवरी अकेला आता है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है। समझ गए ना? इस पे रिलेटेड करना है आपको, जैसे लिखा है, देखो, वन प्लेयर हैज प्लेड वेल टुडे, हैज प्लेड वेल टुडे, व्हाट डज इट मीन, एक प्लेयर ने अच्छा खेला। तो हमने क्या बताया, ईच एवरी अदर अनदर ये सब जब भी आ जाते हैं, वन आ जाता है, हमेशा क्या चेक करना है आपको, सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी कैसा गया, सिंगुलर। इज इट क्लियर? सब कुछ हो गया सिंगुलर। बट अगर ऐसा कहना है, ऑफ लगा दिया जाए तो क्या होगा, वन ऑफ द, अब बताओ प्लेयर होगा प्लेयर्स होगा, बोलिए, प्लेयर्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि वन ऑफ उनमें से एक कहा जा रहा है, दैट्स वाई आपका सब्जेक्ट तो प्लर हो जाएगा भाई। लेकिन अगर देखा जाए उनमें से एक प्लेयर, उनमें से तभी एक ही की बात हो रही है, तो यहाँ प्लेयर्स हो गए, फिर भी यहाँ पर ध्यान देना है, वर्ब आपका अगर है तो हैज ही करना पड़ेगा, यही एग्जाम में पूछा जाता है। हैज प्लेड वेल टुडे, प्लेड वेल, हाँ, हर केस में जहां कहीं ईच एवरी इधर नीदर समझ आ जाए सेंटेंस में। इवन इस बात को चेक करने के लिए आप स्टोरी, मैगजीन, न्यूज़पेपर भी पढ़ के देख सकते हैं, ऐसे ही आपको मिलेगा। ये प्रैक्टिकल ग्रामर है, बुक में कुछ और लिखा होता है, जो टीचर क्लास में बताते हैं वो कुछ और होता है। कहने का मतलब ये होता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वालिफाई करने का तरीका कुछ और होता है, और बुक बेचने के लिए लिखी जाती है तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट और होता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो घर पे बैठ करके यूट्यूब में सब कुछ मौजूद है, और बुक ले लेते, पीडीएफ लेते, वहीं पढ़ के क्वालिफाई कर लेते लोग। दैट्स वाई टीचर की जरूरत पड़ती है, राइट? तो क्या करना है बच्चों, इनके साथ में ऑफ लगा है तो सब्जेक्ट प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। और अच्छा, एवरी के साथ में हमने कहा ऑफ नहीं लगता है, हमने कहा एवरी ऑफ स्टूडेंट इज रेडी टू पास द एग्जाम। मैं बोल रहा हूँ, आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा चलो मैं लिख देता हूँ, ये लिखा है, एवरी ऑफ स्टूडेंट इज रेडी टू पास द एग्जाम, टू पास द
एग्जाम। तो यू ऑल नो वेरी वेल, एवरी के साथ में सब्जेक्ट भी सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आता है, सब सिंगुलर, लेकिन ऑफ नहीं आता, ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके इंडिया में पूछा गया है। सिमिलरली, नीदर ऑफ, एक आप लोग करके दिखाओ, नीदर ऑफ these two students, these two students have brought his identity card, एक एक की बात हो रही है इसलिए his identity card. So dear students, I hope and I believe you are able to do well and you are able to find the error in this sentence. So क्या error होगी, बोल लो अपने आप से, फिर आंसर मैच करो। नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट, नाइदर आपके बाद में सब्जेक्ट तो प्लूरल, देखो सब्जेक्ट आ गया प्लूरल, ठीक है, लेकिन वर्ब कैसी आती है, नाइदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स करने का मतलब इन दोनों में से एक भी नहीं। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो गया, तो हैव का क्या करना पड़ेगा, वर्ब भी सिंगल करना पड़ेगा, हैज करना पड़ेगा। समझ गए? एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन, इससे रेडी रहिएगा। ऐसे जैसे कहते हो अजय इज प्लेइंग फुटबॉल एंड विजय इज प्लेइंग फुटबॉल, तो दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं। अजय खेल रहा है, विजय खेल रहा है, तो भाई दोनों अलग अलग कहने की जरूरत, दोनों को एक साथ बोल देना, वो भी फुटबॉल खेल रहा है, वो भी फुटबॉल खेल रहा है, तो बोल देते हैं अजय एंड विजय आर प्लेइंग फुटबॉल। वहां पर दो लोग खेल रहे हैं, है ना, जब दोनों लोग खेल रहे हैं तो हो जाता है प्लुरल, यानी कई नाउन एंड से या कई प्रोनाउन एंड से जोड़े जाते हैं जनरली, अगर वो मिलकर के एक चीज ना बना रहे हो तो हमेशा क्या होता है, वर्ब प्लरल होता है, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, अगर कई सारे सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, कॉमा से जुड़े हो, बट देयर इज ईच एवरी अदर नादर समवन समबडी इन एनी सेंटेंस, योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, प्लुरल नहीं होगी। जैसे हमने कहा, देखो, ईच फ्लावर एंड ईच प्लांट, एंड ईच प्लांट, यहां लिख देते हैं सीधा, लाइन टेढ़ी हो जाती, ईच फ्लावर एंड ईच प्लांट ऑफ माई गार्डन are dear to me, are dear to me. So can you correct this sentence? Each flower, प्रत्येक फ्लावर एंड प्रत्येक प्लांट मेरे गार्डन के मेरे लिए प्रिय हैं। कैन यू करेक्ट दिस सेंटेंस एवरीवन? तो भले ही एंड से फ्लावर प्लांट सबकी बात हो रही, कई सारे लोग हैं, लेकिन सेंटेंस में ईच एवरी आ गया है, और जब किसी सेंटेंस में ईच एवरी आदर नजर आ जाता है, इस केस में हमेशा वर्ब कैसी आती है फ्रेंड्स, सिंगुलर आती है, दैट्स व्हाई यू मस्ट ट्वीट सिंगुलर। आई होप यू आर गेटिंग, समझ पा रहे हैं ना? वेरी गुड, बस ये सारी चीजें गेट कर लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लिखते हैं कुछ बेहतरीन नोट्स और आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं जो एग्जाम में मिलते हैं। व्हेन टू सब्जेक्ट्स, आप कुछ को जोड़ेंगे हम, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय क्या, जैसे आर, राइट, ईदर आर, ईदर डॉट डॉट आर, एंड नीदर डॉट डॉट नॉर, नाइदर यू नॉर ही, आइदर यू आर ही, ऐसे बोलते हैं ना। एंड not only not only dot 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 but also, राइट, ऐसा कुछ लिखा हूं, जब किन्हीं दो सब्जेक्ट को किससे आइदर आर नाइदर ना नॉट ओनली एंड बट आल्सो से कनेक्ट किया गया होगा, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, इनसे कनेक्ट किया गया होगा। सो फ्रेंड्स, आप लिखोगे उसमें क्या चेक करोगे, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट, इज इट क्लियर? वर्ब किसके अनुसार आएगी, नियरेस्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगी फ्रेंड्स, समझ गए ना? वर्ब हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आएगी, जब और से, इधर आर से, नीदर आर से जोड़ोगे। जैसे हमने देखो, अब कुछ बुक में आपको बताऊं, कुछ बुक में लिखा है सेकंड वाले के अकॉर्डिंग आएगी, बट उसको मत मानिएगा, बिकॉज जो क्वेश्चंस आए हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैंने फिल किया है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच का आपको बताया जा रहा है, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग करोगे तभी सही होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है तो इसको चेक करके देख लीजिएगा, जैसे लिखा है यू और ही, अब लिखा है आर गोइंग टू अपेयर in the NDA exam this year,
देखो भाई क्या हो जाएगा, योर सब्जेक्ट वन, क्या सब्जेक्ट वन इज यू एंड सब्जेक्ट टू इज ही हियर। तो दो सब्जेक्ट किसे कनेक्ट किए गए, आर से। जब आर से टू सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाता है वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, व्हाट हैव यू रेड, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब आर के नजदीक में कौन सा, ही है कि यू है, ही है, सो दैट्स व्हाई योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर फ्रेंड। क्लियर। अभी अगर आपको कहा जाए, जैसे हमने कहा यू आर रीडिंग इंग्लिश, अब कहा जाए इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो क्या करते हो आप, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर देते हो और बोलते हो आर यू रीडिंग इंग्लिश, यही तो करते हैं ना जनरली, हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर देते हैं। अब इसका हेल्पिंग वर्ब अगर हम उठा के आगे कर दें, हाँ ये इज तो सिंगुलर होगी, इज गोइंग है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, तो हेल्पिंग वर्ब में ही चेंज करेंगे ना। अब इस सेंटेंस का कहा जाए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओ, तो जनरल रूल ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे लगा दिया जाता है। अब हम यहाँ पर लगा दें, मान लो इज यू और he going to appear in the NDA exam this year। अभी हो गया भाई आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ यू आर टू चेक इज इट करेक्ट, वेदर इट इज करेक्ट, क्या ये आपका करेक्ट है। इज इट करेक्ट फ्रेंड्स, कैन यू करेक्ट इट, सो you'll find what I have told you, you है सब्जेक्ट वन और ही क्या है भाई सब्जेक्ट टू। टू सब्जेक्ट किससे कनेक्ट किए गए हैं, और से अथवा से। सो व्हाट हैव यू लर्नड कि जब आर से, इधर आर से, नीदर नॉर से एंड नॉट ओनली बट आल्सो से टू सब्जेक्ट कनेक्ट किए गए हों, वर्ब अपने से नजदीक वाले के अकॉर्डिंग आती है। तो देखो भाई यू के पास में आ रहा है ना, सेंटेंस वही था और हमने इसको क्या कर दिया, आर कर दिया। अब जो ग्रामर की बुक मार्केट में आ रही है उसमें लिखा है सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, उससे पूछा जाए कि ये कैसे होगा, जबकि कुछ अच्छी बुक्स हैं उनमें ये लिखा है नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इसको आपको फॉलो करना है, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में। समझ गए, हैव यू अंडरस्टूड। अच्छा नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी सब करवाना है। तो एक आप लोग करो, मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस, नॉट ओनली द डॉक्टर बट आल्सो द नर्सेस, बट आल्सो द नर्सेस ऑफ दिस हॉस्पिटल, ऑफ दिस हॉस्पिटल आर वेरी काइंड टू द पेशेंट, आर वेरी काइंड टू द पेशेंट। तो आप इसमें चेक कर सकते हो क्या होगा फ्रेंड्स, नॉट ओनली के बाद में द डॉक्टर आ गया सब्जेक्ट वन, बट आल्सो द नर्सेज लिखा है सब्जेक्ट टू ऑफ दिस हॉस्पिटल, आर वेरी काइंड टू द पेशेंट। तो बताओ यहाँ पर वर्ब आर आएगा, प्लरल आएगा या सिंगुलर आएगा, व्हाट डू यू थिंक। मैंने आपको बताया आर, इधर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो से अगर दो सब्जेक्ट जोड़े गए हो तो वर्ब अपने से नजदीक वाले के अकॉर्डिंग आती है। नर्सेज है प्लरल, तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लरल। इट मींस दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ गए ना, ये होता है भाई, समझ गए ना, सारे कॉन्सेप्ट समझ जाओगे अच्छे से, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट नोट में एक और कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, इफ टू आर मोर देन टू सब्जेक्ट्स, मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर आर कनेक्टेड बाय, राइट, ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एज वेल एज, एज वेल एज विद, along with, together with, together with, in addition to, like unlike, and accompanied by, या and not लिख देते हैं, and not accompanied by, accompanied by, accompanied by मतलब साथ देना होता है। तो इसमें जो फ्रेंड्स आएगी वर्ब, जो आएगी आगे वर्ब आपको चेक करना है, वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, इट मींस सब्जेक्ट वन।
तो देखो इसमें एज वेल एज मीन्स क्या होता है बच्चों, के साथ साथ, विद के साथ, अलॉन्ग विद के साथ, टुगेदर विद के साथ, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू है पूरा, यानी पहले वाले में जोड़ते हुए, लाइक उसकी तरह, लाइक उसकी तरह नहीं, एंड नॉट होता है ना कि, आपने ना कि उन्होंने ये काम किया है वहां पर, एकम्पनीड बाई का साथ देना। इसके अलावा ऑफ, कोई प्रपोजिशन से जोड़ते हो तब भी वर्ब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आती है, ऑफ लगा दिया जाए इसमें कोई प्रपोजिशन ऑफ से जल्दी जोड़ते हैं, तब भी वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आती है, राइट। तो इस बात का ध्यान देना है, जैसे हमने लिखा, देखो एग्जाम्पल देखिए, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग आउटसाइड, आर वेटिंग outside. Look at this friend. He as well as his friends are waiting outside. You can see your subject one is he and his friends is subject two. His friends क्या subject two है. Two subjects are connected by इसे as well as से. As well as क्या होता है, के साथ साथ. तो दो सब्जेक्ट अगर इससे जोड़े गए हैं तो वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आता है, व्हाट हैव यू रेड, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग, राइट। और सब्जेक्ट वन क्या था आपका, ही, अगर ही सिंगुलर है तो यहाँ पर आर आएगा नहीं, क्या आएगा, इज आएगा। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर वेटिंग आउटसाइड के लिए, मतलब वो साथ साथ में उसके फ्रेंड्स, नेताजी हो गए साथ साथ में उनके समर्थक, और नेताजी पर अटैक होगा तो न्यूज में ये आएगा नेताजी पर अटैक हो गया, भले उनके समर्थक को चोटें आए लेकिन नेताजी की पार्टी में हंगामा, कुछ केस हो गया तो नेताजी अरेस्ट कर लिए जाएंगे, पार्टी वाले बच जाएंगे, राइट। तो नेताजी पर सारा वो आता है, तो ही एज वेल एज वो साथ साथ में उसके फ्रेंड, जैसे एक बड़ा बॉक्स हो गया उसमें बहुत सारी चीजों को डाल दो तो बड़े बॉक्स की बात होगी, वही है। अच्छा ये बताओ, हमने लिखा यू एंड नॉट, यू एंड नॉट ही हैज broken this chair, broken this chair। आपने ना कि उन्होंने इस चेयर को तोड़ा, तो यू हो गया आपका सब्जेक्ट वन, ही हो गया सब्जेक्ट टू, दो सब्जेक्ट कनेक्ट किए गए एंड नॉट से वर्ब फर्स्ट वाले को अकॉर्डिंग आएगी। बताओ हैज होगा, हैव होगा, क्या हो जाएगा भाई, हैव हो जाएगा। आपसे जोड़ना है हमने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, जो ट्रिक बताया था ना कि काम क्या हो रहा है उसको कौन कर रहा है, हमने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास इज हार्ड वर्किंग या आर हार्ड वर्किंग, बोलिए क्या हो जाएगा, कौन हार्ड वर्किंग होगा, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। तो जब हम आपसे जोड़ते हैं तो हमेशा जैसे हमने कहा देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, अब लुक एट दिस सेंटेंस, एज हार्ड वर्किंग नहीं लिखा है, एज हार्ड वर्किंग इंडस्ट्रियल इंटेलिजेंट ऐसा कुछ वर्ड लिखा हो, सब मतलब मेहनती। तो यू कैन सी ऑफ से जोड़ने पर भी क्या होता है, फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ड आता है। और रूल नया तो सीधा कॉमन सेंस लगाओ, काम हो रहा है तो किसके लिए हो रहा है, द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज हार्ड वर्किंग, तो इसके बाद में क्या पोर्शन है, हार्ड वर्किंग, मेहनती है, कौन मेहनती है, क्लास है, क्लास के स्टूडेंट्स, क्लास के स्टूडेंट्स, क्लास के स्टूडेंट्स है प्लल, तो यहाँ पर होना चाहिए क्या, इसका आर, समझ गए। आज कितने भी सब्जेक्ट जैसे हमने कहा द मैन along with his wife and two children तो was crying for help या were crying for help, आप बताइए। तो आप कहोगे कितने भी लोगों को इससे जोड़ दिया जाए along with से as well as से हमेशा वर्ब फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आती है। तो मैन है सिंगुलर तो वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर, आई होप इसको समझ जाओगे। ये हो गया। तो अब कुछ फ्रेजेज को बताएंगे, बस इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट हो जाएगा, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने लिख दिया, कहीं पर आ जाए ए नंबर ऑफ आ जाए, ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाए, ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट मैनी, ए ग्रेट मैनी, राइट। इस तरह के कुछ फ्रेजेस हैं स्टूडेंट्स। अब ए का मतलब यहाँ पर एक मत कहिएगा, ए नंबर ऑफ मतलब होता है भारी संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में, ये सेट फ्रेज है। इंग्लिश में कई वर्ड मिलकर के एक यूनिक फ्रेज बना लेते हैं और अपनी यूनिक मीनिंग देते हैं। ए नंबर ऑफ होता है भारी संख्या में, ए लार्ज नंबर ऑफ यही हो जाएगा, ए ग्रेट मनी, इन सब का मतलब भारी संख्या में। तो यू आर टू चेक इट, इनके बाद में जहां भी सेंटेंस आएगा इनके बाद में नाउन प्लरल आएगा और वर्ब भी कैसा आएगा भाई, प्लरल आएगा। ठीक है, मैं टू द पॉइंट जो सिलेबस आपका उसी से रिलेटेड लेके चल रहा हूँ, इतना ही फॉलो करना है आपको, एग्जाम के क्वेश्चंस हो जाएंगे।
अब आपको करेक्शन करना है, कॉमन इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ चलेगा। जैसे लिखा है ए नंबर ऑफ कैंडिडेट। अब बताओ कैंडिडेट होगा कैंडिडेट्स होगा, बोलो अपने आप से। ए नंबर ऑफ के बाद में क्या पढ़ा आपने, नाउन कैसी आती है, प्लरल आती है, दैट्स व्हाई इट शुड बी प्लरल। ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। आप बताइए अपीयर्स होगा, अपीयर्स इन द एग्जाम, अपीयर्स इन द एग्जाम एवरी ईयर, एवरी ईयर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इज इट करेक्ट। ए नंबर आपके बाद में नाउन प्लुरल हो गया तो वर्ब भी तो प्लुरल आएगी। यू हैव ऑलरेडी रेड, वर्ब की अकेली फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो प्लुरल मानी जाएगी, और फर्स्ट फॉर्म में एस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। समझ गए। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी, ये सब कहीं आ जाएंगे तो इनके बाद में नाउन भी सिंगुलर आएगी और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। अब देखो एक और ले लेते हैं भाई, ए लार्ज नंबर ऑफ, आप बताओ फार्मर होगा फार्मर्स होगा फ्रेंड, फार्मर होगा फार्मर्स, यू नो। ए ला नंबर आपके बाद में नाउन कैसी आती है, प्लुरल आती है, तो हो जाएगा फार्मर्स हो जाएगा। अब बताओ वाज होगा वर होगा, वाज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बिल, अगेंस्ट द बिल, बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ये ला नंबर आपके बाद में नाउन प्लुरल आ गई, वर्ब भी कैसी आएगी भाई, प्लुरल आएगी, तो क्या हो जाएगा, वाज का क्या कर दिया जाए, वर्क कर दिया जाए। ऐसा समझ में नहीं। ए लार नंबर ये याद करना पड़ेगा, लर्न कर लेगा, मेक अ माइंड दिस थिंग। ए नंबर ऑफ, ए लार नंबर ऑफ, ए ग्रेट मैनी किसी भी सेंटेंस में नजर आ जाए तो इनके बाद में नाउन भी प्लुरल और वर्ब भी प्लुरल आपको बनानी पड़ेगी, नहीं है तो। राइट, चाहे इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में आए, एरर में आए, या फिर इन द ब्लैंक में कहीं भी आए, आपको ऐसे कर देना है। बट डियर फ्रेंड यू नो, अगर इसी सेंटेंस में ए नंबर ऑफ के बजाय द नंबर ऑफ आ जाए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर द नंबर ऑफ आ जाए, राइट, द नंबर ऑफ आ जाए, तो इनके बाद में फ्रेंड्स नाउन तो प्लरल आएगा लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, बिकॉज द नंबर आपका मतलब होता है कुल संख्या, टोटल नंबर। आप चाहो तो अगर हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हो तो आप द नंबर आपके बगल में ब्रैकेट में से लिख दो कुल संख्या, टोटल नंबर, और ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ के बगल में लिख देना भारी संख्या में, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ गए। सो दिस इज द रीजन, नाउन तो प्लुरल आती है लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है फ्रेंड। जैसे हमने कहा द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अब बताओ बेंच या बेंचेज क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ बेंचेज इन दिस क्लास, इन दिस क्लास आर 30। तो भाई द नंबर ऑफ के बाद में क्या कर दिया, नाउन तो प्लुरल लेकिन वर्ब कैसी आएगी फ्रेंड, सिंगुलर आएगी, इसलिए इसको होना चाहिए आर का इज, है ना, इजी कर पाओगे। फिर हमने लिखा द नंबर ऑफ स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट या स्टूडेंट्स बताओ, स्टूडेंट्स हो जाएगा तो नाउन प्लुरल होगी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माय क्लास, इन माय क्लास, अब बताइए आर होगा इज होगा, आर इंक्रीजिंग, आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, डे बाय डे, क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो द नंबर आपके पास नाउन तो प्लुरल लेकिन वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा इज। इज इट क्लियर, बोलो द नंबर ऑफ भी आ गया, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ आ गया समझ में। एक और दो कॉन्सेप्ट और बताएंगे आपको, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। एक तो होता है आपका कॉन्सेप्ट, जानो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन को आए एग्जाम में। क्या होता है, जैसे कभी कभार कुछ नाउन लिखा होता है और नाउन के बगल में लिखा अगर हु, विच, या फिर दैट, राइट, तो इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में और बताएंगे आपको, रिलेटिव प्रोनाउन, तो इनके पहले जो नाउन आ रहा है आगे अगर वर्ब आ रही है तो इसी के अकॉर्डिंग ही आता है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये नाउन प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल आएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हमने कहा द बुक
which you gave me, which you gave me are very useful, are very useful. स्टूडेंट्स ये सेंटर लिखा हुआ है, द बुक विच यू गेव मी आर वेरी यूजफुल। बुक जो कि आपने मुझे दिया था, तो ये विच हो गया रिलेटिव नाउन फ्रेंड। किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए आ रहा है। बुक है सिंगुलर, ये नाउन है सिंगुलर, ठीक है ना। तो बुक सिंगुलर है, तो इसके लिए वर्ब भी कैसे आएगा? सिंगुलर आएगा। तो आर का क्या कर दिया जाए? एच कर दिया जाए। समझ गए? आर का क्या कर दिया जाए? एच कर दिया जाए। अब देखो लिखा है आई सा सम men, I saw some men who was fighting, who was fighting with one another. I saw men, I saw some men who was fighting with one another. You know very well who किसके लिए आया? some men के लिए आया, और some men है भाई प्लरल, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लरल was का वर्ब हो जाएगा। क्या इसको कर पाओगे? बताइए सब लोग, कैन यू डू दिस? क्या इसको कर सकते हैं? कर पाओगे? दिस इज अ पेन विच आर वेरी यूजफुल, इज वेरी यूजफुल, तो कहोगे इज वेरी यूजफुल। जिसको हु विच दैट रिलेट करेगा उसी के अनुसार आगे वर्ब लगा देना है। आई बात समझ में? गुड। एंड एक एक्सेप्शन बताऊंगा आपको इसके बाद में, और वो एक्सेप्शन माना जाता है लेकिन है इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैनी मतलब होता है कई सारे, जिसका मतलब कई सारे हो जाएगा, उसके बाद में नाउन तो प्लस आती है। लेकिन मैनी के बाद में अगर कहीं पर ए लगा है, मैनी ए, तो एक सेट फ्रेज बना लेता है, मैनी ए एंड मोर देन वन। मैनी और मोर देन वन, ये दो ऐसे फ्रेजेस हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैनी का मतलब होता है, जानते हो क्या? मैनी मतलब कई होता है, लेकिन मैनी मतलब होता है कई में से एक, कई में से एक, कईयों में से एक कह सकते हो। और मोर देन वन, ऐसा मत कहना कि ये ज्यादा की, मोर देन वन एक से ज्यादा, ऐसा कभी गलती से मत कहना। इसको मेक अ माइंड दिस थिंग, आज याद कर लो। ये ज्यादा की अपेक्षा एक, इसको याद कर लो, ज्यादा की अपेक्षा एक। एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आज पढ़े हो कल भूल जाओगे। ज्यादा की अपेक्षा एक, ऐसा कुछ लर्न करना होगा फ्रेंड्स इसको। मोर देन वन मतलब एक से ज्यादा होता है, केवल हिंदी में लगता है, बट इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश आर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऐसा नहीं कि हिंदी के हर वर्ड की इंग्लिश हो जाएगी, इंग्लिश के हर वर्ड की हिंदी हो जाएगी। बोथ आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। टू अंडरस्टैंड वेल द टोन ऑफ इंग्लिश वी यूज हिंदी, otherwise there is no need of any language, or there is no need of Hindi in learning English। समझ गए? तो इन सब का मतलब होता है एक। दिस इज द रीजन, इनके बाद में नाउन सिंगुलर लगाओगे, और वर्ब भी कैसे लगाओगे फ्रेंड्स? सिंगुलर लगा दोगे। समझ गए? बोलो। जैसे हमने लिखा, आप लोग बताओगे मोर देन वन। अब लिखा सिविलियन। अब सिविलियन, सिविलियन लिखे या सिविलियंस लिखे? मोर देन वन के बाद में नाउन कैसा आता है? सिंगुलर आता है। तो मोर देन वन सिविलियन वाज या वर किल्ड इन द अटैक, किल्ड इन द अटैक। आप बताइए भाई, ये वाज होगा वर होगा? यू ऑल विल से इट शुड बी वाज एंड नॉट वर। तो मोर देन वन के बाद में नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। सिमिलरली कर दिया जाए, हमने कहा मैनी, हाँ बैटल और बैटल्स क्या लिख दें बताओ? वेरी गुड, बैटल आ जाएगा तो नाउन सिंगुलर, मैनी बैटल हैव बीन फॉट, हैव बीन फॉट। ये हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म लगाने का मतलब पैसिव वॉइस में लिखा है, हैव बीन फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड? मैनी अ बैटल हैव बीन फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया। तो मैनी के बाद में देखो नाउन भी सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। हैव का क्या हो जाएगा? हैज। इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। समझ गए ना? इतना कॉन्सेप्ट मिनिमम जरूरी है आपको समझने के लिए, बाकी सेंटेंसेस से भी समझे जा सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ में एक थोड़ा सा और बता देते हैं।
खैर वो सेंटेंस के माध्यम से आ जाएगा। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से हम लोग सीख लेंगे कुछ बातें, इतने की मिनिमम बेसिक जरूरत है आपको। अब आपको हम करवाएंगे कुछ क्वेश्चंस, राइट। जो भी आपने कॉन्सेप्ट सीखा उसका एक बार रिवीजन कर लें, आप चाहे तो रिकॉल कर लें, रिकॉल करने के बाद में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से कुछ बातें बताएंगे, क्योंकि हमें पूरा टॉपिक कवर करना है। तो कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से और कुछ कॉन्सेप्ट के माध्यम से करेंगे। कोई इतिहास नहीं लिखने की मोटा बुक बना लो इसको एग्जाम से पहले रिवीजन करने में डिफिकल्टी हो। इतना कॉन्सेप्ट जितना पता है ढंग से तैयार कर लो, एवरीथिंग विल बी फाइन। यू कैन सी दीज क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम योर प्रीवियस क्वेश्चंस। ये प्रीवियस क्वेश्चन एनडीए सीडीएस हर लेवल लिया गया है और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और उम्मीद करता हूं आप लोग बताइए और खुद प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रायल के लिए आपकी बेसिक वर्ब का नॉलेज है कि नहीं है, कभी वर्ब की फॉर्म याद किए हो नहीं किए हो, उससे रिलेटेड है। तो ये फाइंड आउट द कॉमन एरर्स, क्या करना है इसमें, फाइंड आउट द कॉमन एरर्स, फाइंड आउट द कॉमन एरर्स। कॉमन मतलब होता है भाई सामान्य, एरर मतलब होता है त्रुटि। सेंटेंस में आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, जिस पार्ट में एरर होगी वही पार्ट आपका आंसर होगा, उसी को एग्जाम में क्लिक करना होता है। अब जैसे लिखा द रिवर वाज ओवरफ्लोन एंड द विलेजेस फ्लड, नो एरर। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना, कुछ 4 में है कुछ 5 में है, उससे इश्यू नहीं है, 4 में और 5 में हो, आपको सेंटेंस में एरर बताना है। तो ये देखो आपको कौन से पार्ट में एरर, जिस पार्ट में एरर होगा वही पार्ट आपको क्लिक कर देना है। अगर जैसे वाज ओवरफ्लोन में एरर है मान लो, तो वाज ओवरफ्लोन ऐसे अंडरलाइन होगा तो इंप्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंस हो जाएगा, इसके प्लेस पर कौन सा आ जाएगा, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट। एज इट इज करेक्ट है तो नो इंप्रूवमेंट, राइट। तो अभी हम लोग एरर के माध्यम से सारी बातें सीखेंगे, धीरे धीरे करके आपको सारी बातें पैराजम्बल सेंटेंसेस क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स बताया जाएगा। बट जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस हार्ड। तो स्टूडेंट द रिवर वाज ओवरफ्लोन एंड द विलेजेस फ्लड। फ्लड क्या होता है, फ्ली का फ्लड होता है ना, फ्ली मतलब फरार हो जाना, फ्ली फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का, फ्लड होता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी होता है फ्लड। तो अगर फॉर्म्स ऑफ वर्ब थोड़ा लर्न किए हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड द रिवर वाज ओवरफ्लोन, रिवर में बाढ़ लाएगी तो रिवर वाज रोवर में बहाव उफान आ गया, ऐसा कुछ कहना चाहिए ना, रिवर में उफान आने की वजह से आसपास के गांव बह गए। इस वजह से बह गए कि नदी में उफान के कारण आसपास के गांव बह गए, ऐसा कुछ टोन होना चाहिए। एंड यू ऑल नो वेरी वेल फ्लाई वही होता है, फ्लाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फ्लू होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और फ्लोन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जानते हो ना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना था, बस आपको चेक करने के लिए पहला सेंटर रखा गया। तो फ्लाई मतलब उड़ना। अगर कहते हो द रिवर वाज ओवरफ्लोन मतलब नदी को उड़ा दिया गया, नदी उड़ गई थी, उड़ती है क्या, ऊपर से उड़ जाएगी तो कहाँ बह जाएंगे, नहीं भाई, उफान आता है, फ्लाई मतलब होता है उड़ना, लेकिन फ्लो जैसे दूध में उफान आता है गर्म हो रहा है, तो जब उफान को बोलते हैं फ्लो, फ्लोड या फ्लोड, फ्लडड भी कह सकते हो, बाढ़ आना, इसको फ्लड भी कहा जा सकता है, फ्लड, और इसको वर्ब बनाओ तो फ्लडेड भी हो सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओवरफ्लोन, इसका मतलब यहाँ पर एरर आएगी, इसको करना पड़ेगा ओवरफ्लोन। ये केवल वर्ब की चेक करने के लिए आपके लिए था, ओवरफ्लोन या ओवरफ्लोडेड, ओवरफ्लोन सॉरी, ये ओवरफ्लोड था, हमने फिर वही लिख दिया ओवरफ्लोन, ठीक है। तो नदी में उफान के कारण क्या गांव बह गए, तो बस ये चेक करना इस टॉपिक में कि वर्ब क्या है उसको कर कौन रहा है। तो ये तो फर्स्ट टॉपिक आपका था, बस केवल वर्ब को चेक करने के लिए। अब आगे सेंटेंसेस में जो आपको टॉपिक पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसी से है, और आप फटाफट बताते रहिए सब्जेक्ट से वर्ब का एग्रीमेंट कराना है। क्या ट्रिक बताया था हमने, ये पता करो काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, उसको कर कौन रहा है। जैसे लिखा द सन हुज रे गिव लाइफ टू द अर्थ वाज वेनरेटेड एज गॉड बाय आवर एंसेस्टर्स। वेनरेटेड मतलब होता है ऑनर देना, किसी को सम्मान देना फ्रेंड, ऑनर्ड, सम्मान देना, ठीक है ना। एंसेस्टर मतलब फोर फादर्स होता है यानी पूर्वज, आई होप यू नो। तो कैन यू गेस, चलो अपने आप से गेस कर लो क्या एरर होगी। सन जिसकी किरणें अर्थ पर लाइफ देती हैं, अर्थ पर लाइफ कौन देता है, सन जिसकी रे, अभी मत कहना किरण नहीं आ रहा है। नाउन में एक कॉन्सेप्ट होता है भाई, जो नाउन काउंटेबल है 1 2 3 4 5 काउंट कर सके उसको कहते, वो उसी का केवल प्लेटफॉर्म बनता है। जो नाउन अनकाउंटेबल है उसका प्लेटफॉर्म नहीं बनता। हमका सन की लाइट देते जा रही है, कैन यू काउंट देम, कितनी लाइट सन से निकल रही है, अनकाउंटेबल है। ट्यूबलाइट से कितनी लाइट निकली है, अनकाउंटेबल है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो द सन हुज रे, सन जिसकी रे गिव लाइफ टू द अर्थ, अर्थ पर लाइफ देती है। बताओ अर्थ पर लाइफ कौन देता है, सन देता है, सन देता है ना। तो द सन इज सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, नहीं यू हैव ब्रेड, इफ यू ऐड एस और एस इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इट मस्ट बी सिंगुलर, गिव्स हो जाएगा, हो जाएगा ना। एरर कंटेंस इन
सेकेंड पार्ट, समझ गए। चलो थर्ड में देखो क्या हो जाएगा, पढ़ के बताइए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर, देखो कमिटी मेंबर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, किसकी बात हो रही है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कमिटी मेंबर्स आर टू रिकमेंड, रिकमेंड मतलब सिफारिश, रिफॉर्म मतलब सुधार, टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री। कहां पर एरर आएगी, मेन ऑब्जेक्टिव इज सिंगुलर, दैट्स व्हाई योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, आर का यूज हो जाएगा। ये तो पढ़े हैं, ये तो सब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो क्वेश्चन हो रहे हैं, देखो भाई ये आ गया द नंबर ऑफ, आज ही पढ़े हो द नंबर ऑफ एटीएम, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ वाला, ए नंबर ऑफ में वो बताया था हमने, नाउन भी प्लल वर्ब भी प्लल, लेकिन द नंबर ऑफ में टोटल नंबर को बताता है, नाउन तो प्लल होता है, ये हो गया। यू नो जैसे एटीएम लिखा है, कोई अब्रीविएशन होता है, उसका प्लल फॉर्म बनाना है तो क्या करते हैं, एटीएम और छोटा सा एस, जानते होंगे। तो द नंबर ऑफ एटीएम्स नाउन प्लल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए ना, तो आर का इज। ये मत सोचना कहां पर पार्ट में बटा हुआ है, जिस भी पार्ट में जाए आप पूरा सेंटेंस पढ़ जाओ, जहां पर एक बार में जहां पर प्रॉब्लम आए वो देखो किस पार्ट में जा रहा है, वही क्लिक कर देना है। हैव यू अंडरस्टूड। अब बताओ भाई, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाज सो डिफिकल्ट, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल, ठीक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर, कहाँ प्रॉब्लम है। द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल हो गई, आती है ना, ठीक है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, तो वाज तो सिंगुलर वर्ब होती है। वाज सो डिफिकल्ट दैट नोबडी के साथ में वर्ब सिंगुलर आती, वाज एबल टू आंसर इट, इट मींस ये करेक्ट है, इसमें नो एरर। इस ऑप्शन का भी तो यूज करेंगे, नहीं ऐसा होगा कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं, जहां जहां वर्ब दिखाई पड़ेगा तुरंत आपको होगी अरे सर यहाँ वर्ब मिल गया, यही एरर है। यही तो इंग्लिश में है, देखने में इजी होती है बट देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही है। चलिए नेक्स्ट बताइए, द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पीपल। तो हमारे जो एफर्ट की जो सक्सेस है किस पे डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है, आपसे देखो जुड़ा है ना, आपसे देखा जाए तो द सक्सेस नाउन हो गए होगा, खैर इसको छोड़ो रूल। द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पीपल, हमारे एफर्ट्स की जो सक्सेस है डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करती है, सक्सेस किस पर, क्या डिपेंड करती है, सक्सेस, सक्सेस इज सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट भाई सिंगुलर होता है तो वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर आता है, इसको होना चाहिए डिपेंड्स, एस लगाओगे तभी तो सिंगुलर होगा, इस पार्ट में रह जाएगी। बताओ आ रहा है समझ में, नहीं जो पढ़े हुई है। अच्छा देखो इतना लॉन्ग सेंटेंस है बट यू आर एबल टू सॉल्व इट, कैन यू डू दिस, लिखा है द डिसीजन टू ओपन ऑफिस इन शिमला वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग, यानी जो शिमला में ऑफिस खोलने का जो डिसीजन था वो कब लिया गया था, वर टेकन एट द लास्ट बोर्ड मीटिंग, लास्ट बोर्ड मीटिंग में लिया गया था, क्या लिया गया था, क्या लिया गया था, डिसीजन, एंड डिसीजन इज सिंगुलर, इफ इट इज सिंगुलर योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, क्या हो जाएगा भाई, वाज हो जाएगा, है ना इजी। जैसे हमने कहा था प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए सारे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, चाहे आप जो भी क्वेश्चन लगाओगे कॉम्पिटेटिव इंग्लिश के हो जाएंगे, बस ये पकड़ो वर्ब क्या है आपका, ये पकड़ो जो एक्शन हो रहा है वर्ब हो रहा है, और उसको कर कौन रहा है या किसके लिए वो वर्ब को लगाया गया है, इट वुड बी द ट्रिक फॉर दिस टॉपिक। ये देखिए देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेगुलेशंस। अच्छा फ्रेंड्स एक और बात ध्यान रखना, अलग से नोट कर सकते हो, अगर किसी सेंटेंस की बिगिनिंग देयर से होती है, जैसे जब हमें किसी का नंबर या क्वांटिटी बताना है तो देयर से बिगिन करते हैं, तो देयर के बाद में यहाँ पर जो वर्ब आती है ये डिपेंड करती है अपने से आगे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग। ये सेंटेंस बना सकते हो, इस सेंटेंस को नोट कर लेना, राइट। जैसे देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, कितने स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हो गए प्लल तो आर, देयर इज लिटिल वाटर इन द वाटर, यहाँ वाटर होता तो इज, तो ऐसे देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेशंस है प्लल तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आर, हो जाएगा नहीं। अच्छा अगला बताओ, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलीव दैट द स्टॉक मार्केट हैज रिकवर्ड एंड दैट इट इज द राइट टाइम टू बाई शेयर्स। द मेजॉरिटी, देखो द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की पर्टिकुलर मेजॉरिटी की बात हो रही है, इसलिए वर्ब आएगी सिंगुलर, बिलीव का करना पड़ेगा क्या भाई, बिलीव्स। हैव यू गॉट इट, समझ पाए। चलो अगले में बताओ आप लोग, आंसर पहले अपना सोच लो सब लोग फिर बताता हूँ। None of us are so knowledgeable and versatile as to conduct this program independently. None of us कहने का मतलब each every other none वाला आ गया, you remember। तो us none of us का मतलब हम में से एक भी नहीं, हम में से एक भी नहीं, तो आर का क्या हो जाएगा, is, देखते ही वर्ब मारो सिंगुलर, आसान है नहीं है। नेक्स्ट वन देखो, एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम साउथर्न पार्ट, एक ग्रुप ऑफ बर्ड्स के कितने ग्रुप की बात हो रही, एक ग्रुप की बात हो रही, एक ग्रुप तो है लेकिन एक ग्रुप है, दैट्स व्हाई योर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, माइग्रेट का हो जाएगा माइग्रेट्स, इसमें जोड़ो एस,
इसमें एरर आएगी। माइग्रेट्स मतलब प्रवासी हो जाना, कहीं और रहने चले जाना। आई बात समझ में? नेक्स्ट वन देखो, ये ईच ऑफ द सर्वाइवर्स ऑफ द सुनामी हैव बीन, हैव होगा, ईच एवरी आज ही बताया है। इसमें बताइए, द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड, इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में किसकी बात हो रही है? टैक्स ट्रीटी। ट्रीटी मतलब होता है समझौता। द टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड स्विट्जरलैंड हैव बीन अमेंडेड, हैव होगा भाई, क्या हो जाएगा? हैज बीन अमेंडेड। आर यू गेटिंग? कितना इजी है, बस एक बार आप समझ जाओ, एवरीथिंग विल बी फाइन। चलो अगला बताओ, सोच लो पहले, बहुत प्यारे सेंटेंसेस हैं, अगर इनको कर लिया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलो सोच लो क्या आंसर होगा इसका। द नीड फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर एसेंशियल टू कंजर्व द इन्वायरमेंट। द नीड फॉर अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी के लिए जो नीड है, यानी द नीड की बात हो रही है, और द नीड है सिंगुलर, इसलिए वर्ब कैसी आएगी भाई? सिंगुलर। आर का हो जाएगा इज, इट मींस थर्ड पार्ट कंटेन्स एन एरर, वेदर इट इज इजी और नॉट। इजी है, बस समझ जाओ, यानी सेंटेंस का टोन ऑब्जर्व करने की आदत डालो, एवरीथिंग विल बी फाइन। ए मैन along with his wife and two children rescued with the हेल्प ऑफ आर्मी हेलीकॉप्टर, किसी, अब देखो ये पैसिव वॉइस वाला आ गया है, जो बच्चे टेस्ट लेने के लिए, जो बच्चे मान लो नहीं पढ़े हैं वॉइस, और वॉइस में जानते हो क्या, इज एम आर वाजवर के बाद में थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, इतना जानो। अगर इज एम आर वाजवर के बाद में डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा दो तो समझ जाओ काम किसी और के द्वारा किया गया, ये होता है पैसिव वॉइस। पढ़ोगे पैसिव वॉइस आगे, ठीक है ना। अब आर्मी हेलीकॉप्टर की सहायता से मैन, उसकी साथ साथ में उसकी वाइफ और दो बच्चों को बचाया गया, ना कि वो खुद को बचा लिए। तो ए मैन अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड टू चिल्ड्रन वाज रेस्क्यूड, यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्या? वाज रेस्क्यूड, बचाया गया, विद द हेल्प ऑफ एन आर्मी हेलीकॉप्टर। समझ गए? अच्छा चलो, कभी बीच बीच में एक्सेप्शनल एक दो आ जा रहे हैं, कोई नहीं। अब अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या प्रॉब्लम आएगी। नाइदर द मिनिस्टर्स nor the intelligence sources was aware of the coup being planned in the country. What can be the error? Yes, dear friends, बताओ। आप नोट्स देख सकते हो, जो अगर कहीं पर आ रहा है और इधर आ, नीदर ना, नॉट ओनली बट आल्सो वाले सेंटेंस में क्या होता है? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? नियरेस्ट के अकॉर्डिंग। इंटेलिजेंट सोर्सेज है प्लरल, तो यहाँ पर वाज का हो जाएगा वर, इट मींस वर्ब मस्ट बी प्लरल। समझ गए? नेक्स्ट वन, ड्राइविंग बाय द डिजायर टू सेव ट्री, रेजिडेंट्स ऑफ ए लोकेलिटी हैज स्टार्टेड यूजिंग सोलर अप्लायंसेज फॉर देयर एवरीडे नीड्स। ठीक है, ड्राइविंग बाय द डिजायर, यानी इस इच्छा से प्रेरित होते हुए कि पेड़ों को बचाना है, किसी लोकेलिटी के रेजिडेंट्स ने सोलर अप्लायंसेज का यूज करना शुरू कर दिया। किसने? रेजिडेंट्स ने। रेजिडेंट्स है प्लरल, दैट्स व्हाई हैज का करना पड़ेगा क्या भाई? हैव करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अरे कंटेंट्स इन थर्ड पार्ट, आ रहा है समझ में? कल ले जाएंगे सब लोग, सभी लोग कल लोगे ना? तो उम्मीद करता हूँ इस तरह से अगर अपने आप से कुछ क्वेश्चंस लगाते हो तो मजा आ जाएगा, आप अपनी बुक से भी लगा सकते हो। चलिए अगला सेंटेंस क्या कह रहा है भाई। A large number of workers, a large number of workers of the factory recommends Rohit as the union leader for the next 2 years. तो ये लार्ज नंबर ऑफ के बाद में देखो नाउन कैसा आ गया, ये नाउन आ रहा है प्लुरल, जो कि बताया था, इट मीन से सही है। ऑफ द फैक्ट्री रिकमेंड्स लिखा है, तो नाउन ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लुरल, लेकिन वर्ब भी प्लुरल आनी चाहिए ना, तो रिकमेंड्स का क्या करना पड़ेगा? रिकमेंड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। इट मीन्स एरर कंटेंट्स इन थर्ड पार्ट, इसमें एरर आएगी। इज इट क्लियर? बताइए, समझ में आया? बोले सब लोग, ऐसे सारे क्वेश्चन लगा डालना है। द एक्ट विल बी पास्ड विद ए कंफर्टेबल मेजॉरिटी इफ ऑल द पार्टीशंस ऑफ आवर ग्रुप फेवर्स इट। द एक्ट विल बी पास्ड विद ए कंफर्टेबल मेजॉरिटी इफ ऑल द पार्टीशंस, पार्टीशंस होता है कार्यकर्ता, एक्टिविस्ट लोग, ऑफ आवर ग्रुप, उस ग्रुप के सभी पार्टीशंस उसको फेवर करते हैं। तो फेवर का क्या हो जाएगा? फेवर्स, ये देखो पार्टीशन है प्लुरल, तो इसलिए फेवर्स का फेवर हो जाएगा। फ्रेंड यू नो वेरी वेल, ऐसे इस लगाने से वर्ब सिंगुलर हो जाती है, और ना लगाए तो प्लुरल रहती है। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ऐसा डायरेक्ट नहीं कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के जाए सीधे एग्जाम को उड़ा दे, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। इट्स इंग्लिश लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, राइट। नेक्स्ट वन, इन emerging economies the private credit market remains highly segmented and thus weaken the power of monetary policy.
नहीं, ये लॉजिक काम नहीं चलेगा दोस्त। इससे हाँ, सेकंड या थर्ड में है, ऐसा हो सकता है, लेकिन टीचर ये बात जान गया कि फर्स्ट में भी हो सकता है, नो एरर भी हो सकता है। जनरली तो सेकंड थर्ड में होता है, मैक्सिमम सेंटेंसेस में, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में। बट ये लॉजिक कोई नहीं कि इसको लेके चलेंगे सेकंड थर्ड में ही होता है, ठीक है ना? आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना ही है, क्योंकि वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, राइट? तो हम यहाँ पर द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स, देखो द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट की बात हो रही है, सिंगुलर, तो रिमेन्स हाईली सेगमेंटेड एंड दस वीकेन द पावर। वीकेन यहाँ पर एक वर्ब है, डू यू नो? वीक होता है एक एडजेक्टिव, और वीकेन होता है भाई एक वर्ब, ये वर्ब। तो वीक मतलब कमजोर, और वीकेन मतलब कमजोर करना। तो इसमें एस लगना चाहिए ना इसको सिंगल बनाने के लिए, तो दैट्स व्हाई एरर कंटेंस इन फोर पार्ट हियर। समझ गए फ्रेंड्स? सो आई होप इट्स अ यूनिक क्लास फॉर यू। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से रिवीजन करिए, और आपके पास जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उनके भी क्वेश्चंस लगाइए, और देखिए कि कितना आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है सिर्फ एक क्लास से। आगे हम बढ़ते रहेंगे, नेक्स्ट क्लास आपको मिलती रहेंगी, और जैसे आप भी अपने आप से कोशिश करते रहें। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि लगातार आज मेरी क्लासेस होती रही हैं, राइट, मॉर्निंग से ही। तो फिर फ्री होकर के आपको क्लासेस आगे नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।